एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोतागणों का मेरे चैनल रागनी सिंह में। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी की लिखी कहानी निर्वासन। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी श्रोतागणों से मेरा विनम्र पूर्व आग्रह है, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हों तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और कहानी आपको कैसी लगी कृपया जरूर लिखकर बताइए कमेंट में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी निर्वासन। तो रिजर्वेशन कब का करवा लें? विशाल ने पूछा। जब आपको सुविधा हो, जाना आपको है, श्रुति ने उत्तर दिया। तुम नहीं चलोगी? मेरे ही मुंह से इनकार सुनना चाहते हो तो नहीं, वैसे आप खुद समझदार हो। माँ ने खुद आगे होकर यह पहल की है। वे पिछला सब कुछ भूलकर नई शुरुआत करना चाहती हैं। वे विधि विधान से हमारी शादी करवाना चाहती हैं। तो माँ जी क्या सोचती हैं? हम यहाँ बिना शादी किए ही साथ में रह रहे हैं। यह बच्चा हमने बिना शादी के ही पैदा कर लिया है। क्या फिजूल की बात कर रही हो? फिजूल की बात तो आप लोग कर रहे हैं। हमारी बकायदा शादी हुई है, हिंदू रीति रिवाजों से वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ हुई है। अब घर का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ तो हम क्या करें? क्या उस शादी का रिपीट टेलीकास्ट करें? माँ का बहुत मन था। उनका शौक पूरा करने के लिए मैं अब साल भर के बच्चे को गोद में लेकर फेरे लूंगी। बड़ा अच्छा लगेगा ना। और जब सब कुछ विधि विधान से होगा तो कन्यादान की रस्म भी होगी। क्या आप सोचते हैं कि पापा राजी हो जाएंगे? पापा बेचारे मेरी खातिर तैयार हो भी जाएंगे, पर मैं उन्हें मना कर दूंगी। आपके घर पर उनका इतना अपमान हुआ है कि कोई भी शरीफ आदमी दोबारा वहां जाने की सोच भी नहीं सकता। शायद यही गिल्ट जस्ट पॉसिबल माँ के मन में है। उन्हें पश्चाताप हो रहा होगा। तो क्या हम अपना स्वाभिमान ताक पर रखकर वहां पहुंच जाएं और दोबारा शादी की नौटंकी कर लें? उनका अपराध बोध हमारे जमीर से बड़ा हो गया। फिर तुमने एक कुड़ाल से वादा क्यों किया था? हमारी शादी के 2 साल बाद आपका भाई मिलने आया था। उसने मेरी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जो मैंने थाम लिया। उसने प्यार से शादी में आने का निमंत्रण दिया, मैंने ले लिया। कुणाल से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। अगर हम लोगों की दोबारा शादी का प्रस्ताव न आया होता तो मैं कुणाल की शादी में अवश्य जाती। वहां जाकर न नुकुर करने की अपेक्षा अच्छा है जाना ही स्थगित कर दिया जाए। यह भी हो सकता है कि कुणाल की जिद पर ही आपकी माताश्री ने हमें निमंत्रण भेजा हो। जस्ट पॉसिबल, उसने कहा और चुप हो गया। श्रुति के पापा का उसके घर इतना अपमान हुआ है कि वह ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। उन लोगों का अफेयर 2 साल से चल रहा था, पर दोनों ही परिवार इसके लिए राजी नहीं हो रहे थे। बाद में उनकी जिद देखकर श्रुति के घर वाले थोड़ा नरम पड़े, पर शर्त यह थी कि शादी दोनों पक्षों की रजामंदी से होगी और उसमें दोनों पक्ष मौजूद रहेंगे। फिर औपचारिक बातचीत के लिए श्रुति के पिता इंदौर गए। दुर्भाग्य से उस समय विशाल के पिता विदेश गए हुए थे। विशाल की मां ने उन्हें आड़े हाथों लिया। इस घर की देहरी चढ़ने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? इस घर में बेटी देने की आपकी औकात भी है? आप जैसे लोग अपनी बेटियों को जानबूझकर खुला छोड़ देते हैं ताकि अमीर लड़कों को फांसा जा सके और बिना दान दहेज के अच्छे घर में शादी हो जाए। श्रुति के पिता वहां से लौटकर बीमार पड़ गए थे, एकदम आईसीयू में पहुंच गए थे। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, पर छोटा भाई साथ गया था। उसने आंखों देखा हाल सुना डाला। सुनकर शर्म से गड़ गया था विशाल। अपराध बोध से उसका मन मस्तिष्क उद्वेलित हो गया था। उसी आवेश में उसने पंडित से पूछकर शादी की एक तिथि निश्चित कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस में आवेदन भी कर दिया। श्रुति के पिता जब अस्पताल से लौटे तो दोनों ने उन्हें प्रणाम कर शादी का कार्ड थमा दिया
और आशीर्वाद मांगा। वे बोले, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, पर मैं अपनी शर्त पर कायम हूँ। अगर तुम्हारे यहाँ से कोई इस शादी में नहीं आएगा, तो हमारे यहाँ से भी कोई नहीं जाएगा। किसी को भी यह कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि हमने साठ गांठ करके तुम्हें फंसाया है। विशाल समझ गया कि यह माँ के आरोप की प्रतिक्रिया है, इसलिए चुप रहना ही श्रेयस्कर लगा। फिर इष्ट मित्रों की उपस्थिति में उसने अपना ब्याह रचा लिया। एक मित्र के माता पिता ने कन्या पक्ष की रस्में पूरी की। बेचारे अब तक सब निभा रहे हैं। एक दोस्त की माँ ने आरती उतारकर दोनों को गृह प्रवेश करवाया। शाम को एक छोटी सी पार्टी दे दी गई। इस शादी के बाद विशाल के घर में जैसे भूचाल आ गया। माँ ने फोन पर कहनी अनकहनी सब सुना डाली। एक तरह से घर निकाला ही दे दिया। पापा का रुख पता नहीं चल सका। उन्होंने बात ही नहीं की। वे नाराज हैं यह समझ में आ रहा था, पर उनका मौन माँ की बमबारी से ज्यादा खल रहा था। 2 साल बाद माँ पश्चाताप की मुद्रा में आ गई थी। उनका स्वभाव देखते हुए यह सब थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था, पर उसने सोचा चलो इसी बहाने घर से फिर जुड़ सकेगा। इन दिनों घर उसे बहुत याद आ रहा था। हर राखी और भाई दूज पर नमिता की याद उसकी पलकें भिगो देती थी। हर उपलब्धि के मौके पर भाई याद आ जाता। एक वही था जो उसकी उपलब्धियों को समझ सकता था, उसकी महत्ता पहचानता था। हर खुशी घर वालों के बिना फीकी और अधूरी लगने लगती थी। पर श्रुति भी अपनी जगह ठीक थी। कुणाल आया था तो कुछ आशा बंधी थी। कुणाल हमेशा से खुश मिजाज और बातूनी रहा है। भाभी से उसकी अच्छी पटरी बैठ गई थी। श्रुति का यह अनुमान भी सही लगता है कि कुणाल ने ही माँ को राजी किया होगा। श्रुति चलने के लिए राजी नहीं हुई, पर उसने विशाल को नहीं रोका, बल्कि कहा कि आपको थोड़ा जल्दी जाना चाहिए था। पापा वहां बिल्कुल अकेले हैं। बहुत गर्मजोशी की अपेक्षा तो उसने भी नहीं की थी, पर इतने ठंडे स्वागत की आशा भी उसने नहीं की थी। माँ ने बस इतना कहा, आ गए? अकेले ही आए हो ना, पता था। पापा ने तो इतना भी नहीं कहा। उसके प्रणाम करने पर बुदबुदाकर आशीर्वाद दिया और परे हट गए। हमेशा दौड़कर लिपट जाने वाली नमिता भी अलिप्त ही बनी रही। 2 साल बाद देखा था, एकदम बड़ी लग रही थी। हूबहूब माँ की प्रतिमा लग रही थी। बस स्वभाव माँ जैसा न हो, उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की। हम लोग तो विदा करके मुक्त हो जाएंगे, वह भला आदमी जिंदगी भर भुगतता रहेगा। कुणाल जरूर भाई को देखकर बहुत खुश हुआ। भाभी के न आने का मलाल तो था, पर उस विषय को उसने ज्यादा तूल नहीं दी। कारण जानता था न। शाम को माँ ने उसे कमरे में बुलाया और 5,000 का एक चेक उसके सामने नचाते हुए बोली, ये तुम्हारी ससुराल से आया है। उसे आश्चर्य हुआ। आपने निमंत्रण भेजा था? वो तो भेजना ही था, समधी जो ठहरे। विशाल समझ गया यह सब कुणाल की करतूत है। वही श्रुति से पता ठिकाना ले आया होगा। वह शांत भाव से बोला, आपने बुलावा भेजा, उन्होंने शगुन भेज दिया, ठीक तो है। खुद नहीं आ सकते थे? उनके 5,000 के भूखे हैं क्या हम? आपके दरवाजे पर उनका जैसा स्वागत हुआ था, उसके बाद कोई शरीफ आदमी यहाँ आने की सोच भी सकता है? कैसा स्वागत? पापा ने एकदम उत्सुकता जताई। कुछ नहीं, थोड़ी कहा सुनी हो गई थी। उसका इतना बड़ा इश्यू बना लिया। लड़की वालों को इतने तेवर शोभा नहीं देते। कल को नमिता की भी शादी होगी। उसकी ससुराल में पापा के साथ ऐसा सलूक होगा तो आपको अच्छा लगेगा? अरे वाह, तुम तो एकदम अपने ससुर जी के पिट्ठू बने जा रहे हो। बात आपने ही शुरू की थी, मैं ही इसे खत्म कर रही हूँ। जाओ जाकर अपना काम देखो। वहां और रुकने की विशाल की भी इच्छा नहीं थी।
वह कमरे में चला आया और रात भर यही सोचता रहा कि उसे यहाँ आना चाहिए था कि नहीं, और कितने ऐसे प्रसंगों से गुजरना पड़ेगा कौन जाने। सुबह जल्दी उठ गया। लॉन में यूं ही बेमतलब टहल रहा था कि पापा ने आवाज दी। उसने चौंक कर देखा। पापा मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार खड़े थे। चलो थोड़ा घूम आते हैं। वह जैसे खड़ा था वैसे ही साथ हो लिया। आने के बाद पापा ने पहली बार उससे बात की थी। उसे मालूम था कि इस मॉर्निंग वॉक में सैर के अलावा और कुछ निहित है। शायद उसकी खिंचाई होगी या उपदेश दिया जाएगा। वह दोनों के लिए तैयार था। कम से कम उसे अपना पक्ष रखने का मौका तो मिलेगा। जब ये शोर शराबे से दूर सुनसान सड़क पर पहुंच गए तो पापा ने एकाएक पूछ लिया, तुम्हारे ससुर अपने यहाँ कब आए थे? आपको पता नहीं है? पता होता तो क्यों पूछता? शादी से पहले आए थे। आप शायद हफ्ते भर के लिए यूके गए हुए थे। मुझे पता होता तो मैं उन्हें आने ही नहीं देता। न वे उस समय आते न ये सब होता। विशाल ने तफसील से सब सुना दिया और कहा, अगर उस समय उन्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाता। उनको तसल्ली देने के लिए ही मैंने तुरंत फुरत शादी कर डाली। आप लोगों को पहले से खबर नहीं की, क्योंकि उसका परिणाम क्या होगा मैं जानता था। मुझे खबर की होती तो मैं जरूर आता बेटा। खैर अब आऊंगा, बहू को आशीर्वाद भी दूंगा और माफी भी मांगूंगा। हो सका तो उसके पिताजी से भी क्षमा मांग लूंगा। मेरे पीछे यह सब कांड हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। पापा सचमुच दुखी थे। विशाल के मन से एक बोझ हट गया। अच्छा हुआ वह आ गया। सारी बातें साफ हो गईं। नहीं तो पापा के मन में उसके लिए गांठ ही रह जाती। 2 दिन पहले से मेहमान आने शुरू हो गए। स्वाभाविक था विशाल को देखकर सब बहू के बारे में पूछते। माँ ने सबको सुनाकर कहा, हमने तो दिल पर पत्थर रखकर दोनों को माफ कर दिया था। कहा भी था कि यहाँ आ जाओ, विधि विधान से दोनों की शादी करवा देते हैं। पर देवी जी आई ही नहीं। छोटे लोगों की सोच छोटी ही होती है। खून का घूंट पीकर रह गया विशाल। अच्छा हुआ जो श्रुति साथ नहीं आई। किसी न किसी बहाने माँ उसे सुनाती ही रहती। वह सुन भी लेती, पर कब तक। कभी कभी चंदन भी आग पकड़ लेता है। फिर अच्छा खासा तमाशा खड़ा हो जाता। घर में शादी का हंगामा शुरू हो गया था। नाते रिश्तेदार, हंसी मजाक, गीत संगीत, रूठना मनाना, मेहंदी हल्दी, सजना सवरना। उसे बार बार अपनी शादी याद आ रही थी। शादी क्या थी, एक रस्म अदायगी थी बस। साथ रहने के लिए एक लाइसेंस चाहिए था। संबंधों पर एक मुहर लगनी जरूरी थी, और क्या। अच्छा हुआ श्रुति नहीं आई, उसके मन में भी यह सब ख्याल आते। रिसेप्शन जोरों पर था। लोग आते चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शहर को ही न्योता दे दिया हो। घर की पहली शादी थी ना। लग रहा था कुछ देर बाद यह विशाल मंडप भी भर जाएगा। स्वागत मंडप एक गलियारे जैसा था। भीतर वाले द्वार पर कुर्सियां लगवाकर उसमें माँ पापा को बिठा दिया था। बाहर के द्वार पर वह खुद खड़ा हो गया था। उसे रह रहकर अपनी शादी याद आ रही थी। शादी वाली शाम को एक छोटी सी पार्टी हुई थी बस। दोस्तों ने ही इंतजाम किया था। वे दोनों होस्ट बने हुए मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। दोस्तों ने तोहफे के तौर पर उनकी गृहस्थी का थोड़ा सामान जुटा दिया था। बाकी वे लोग सुविधानुसार खरीदते रहे हैं। 2 साल से यह सिलसिला अनवरत जारी है। इसी बीच बच्चा भी आ गया। लग रहा था थोड़ी जल्दबाजी हो गई, पर अब तो उसके बिना जीने की कल्पना भी कठिन है। श्रुति के पिता सारा सामान दे रहे थे। उन्होंने कहा भी कि बेटा यह सब हम उसी के लिए इकट्ठा कर रहे थे। एकदम खरीदने की हमारी सामर्थ्य नहीं है।
पर विशाल ने मना कर दिया। उसके स्वाभिमान को यह गवारा नहीं था। उसने कहा, हम दोनों कमा रहे हैं, ये सब आप स्मृति के लिए रख दीजिए। 2 साल बाद उसका भी नंबर आने वाला है। अपने विचारों में खोया हुआ वह मेहमानों का स्वागत करता जा रहा था। भीड़ के बीच अकेलापन क्या होता है, इसे उसने आज अनुभव किया। एकाएक एक परिचित सी किलकारी से उसका ध्यान टूटा। सुयस उसे देखकर खुशी से किलक रहा था। पूरे 5 दिन बाद यह प्यारी सी आवाज सुनाई दी थी। उसने लपककर सुयस को गोद में ले लिया और अब श्रुति को देखा। वह एकदम दुल्हन सी सज संवर कर आई थी। तुम कब आई? 4 बजे ही आ गई थी। तैयार होने आलोक दा के यहाँ चली गई थी। आलोक उसके ममेरे भाई हैं, विशाल को पता है। कुणाल से तो मिलवाओ। अभी लो। और भीड़ को चीरता हुआ विशाल उसे स्टेज पर ले गया। कुणाल, देख कौन आया है, उसने कहा। सच तो यह था कि वह खुद भी अभी उस सुखद आश्चर्य से उबर नहीं पाया था। ओ माय डियर भाभी! कुणाल खुशी से गदगद हो गया और भाभी के गले से लग गया। पैर छू नालायक, विशाल ने डांटा। पैर क्यों छुएगा, दोस्त है मेरा। हम तो गले मिलेंगे, है न कुणाल? पैर तो हमारी देवरानी छुएगी। तब तक दुल्हन उठकर प्रणाम की मुद्रा में झुकाई थी। उसे उठाकर श्रुति ने गले से लगा लिया और एक मखमली बॉक्स उसके हाथों में पकड़ा दिया। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। तुम्हारे कंजूस जेठ जी ने तुम्हें कुछ नहीं दिया होगा, आई एम श्योर। और मेरे लिए? कुणाल ने लड़ियाकर कहा। इतनी सुंदर दुल्हन दी तो है, और क्या चाहिए। भाभी तुम आ गई, सच बहुत खुशी हो रही है। कैसे ना आती, तुमसे वादा जो किया था। अब तुम भी एक वादा करो, हनीमून आदि से निपट जाओ तो हफ्ते 10 दिन के लिए मेरे पास जरूर आना। इस भीड़ भड़ाके में तो दुल्हन से ढंग से 2 बातें भी नहीं हो पाएंगी। वे लोग काफी देर स्टेज पर खड़े रहे। काफी फोटोज खींचे गए। विशाल की बहू एक नया सेंसेशन था। कुछ देर के लिए दुल्हन बेचारी हाशिए पर चली गई थी। चलो अब माँ पापा के पास चलते हैं। विशाल दोनों को लेकर नीचे उतरा और स्वागत द्वार के पास ले आया। पापा, ये श्रुति। विशाल ने प्रणाम करती श्रुति का परिचय करवाया। अरे वाह, तुम कब आई बेटा? बस अभी अभी आई हूँ, माँ को प्रणाम करती श्रुति ने कहा। तुम आ गई बेटा, बहुत अच्छा किया। कुणाल बहुत याद कर रहा था। पापा ने कहा, फिर सुयश को गोद में लेकर खूब प्यार किया। बहू की गोद में वारिस देते हुए 1-2 हजार का नोट नन्हे नन्हे हाथों में पकड़ा दिया। पापा जी, ये क्या कर रहे हैं? पहली बार देखा है बेटा, क्या खाली हाथ देखूंगा? फिर अपने गले से मोटी सी चेन उतारते हुए बोले, और ये तुम्हारी मुंह दिखाई है, अपनी पसंद की बनवा लेना। विशाल ने कनखियों से माँ की ओर देखा। वहां नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने वहां ज्यादा रुकना ठीक नहीं समझा। उसे लेकर बाहर आ गया। तब तक माँ पापा पर बधाइयों की झड़ी लग गई थी। इतनी सुंदर सुंदर बहुएं आप कहाँ से ले आते हैं शुक्ला जी? श्रुति सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। हजारों का लहंगा और लाखों के गहने पहनकर नई दुल्हन स्टेज पर चमक रही थी, तो श्रुति आत्मविश्वास के तेज और स्वाभिमान की आभा से दमक रही थी। वे दोनों अब साथ में खड़े होकर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। नमिता छोटू को लेकर भीड़ में गायब हो गई थी। दोनों को साथ देखकर लोग कमेंट कर रहे थे, यू आर मेकिंग ए परफेक्ट पिक्चर मेड फॉर ईच अदर पेयर हैं। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है। सुनकर अच्छा लग रहा था। अपनी शादी में इन्हीं सब चीजों को मिस किया था, अब उसकी भरपाई हो रही थी। 10:30 बजे के करीब उसने विशाल से कहा, मुझे अब निकलना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, कम से कम 4 बजे घर से निकलना होगा। उसने सास ससुर से विदा ली। कहा, मम्मी जी मेहमान चले जाएं तो थकान उतारने मेरे यहाँ जरूर आइएगा। मम्मी कुछ बुदबुदा कर रह गईं, शायद अपनी रणनीति अभी तय नहीं कर पाई थीं। पर पापा जी ने कहा, यू श्योर? जरूर आऊँगा।
फिर विशाल को आज्ञा दी कि बहू को ठिकाने पर छोड़ आए। मंडप के शोर शराबे से दूर गाड़ी जब मेन रोड पर आ गई तो उसने कहा, तुम आ गई, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर आ गई, अच्छा लगा। तुमको कुणाल बहुत मिस कर रहा था, उसी के लिए तो आई हूँ। पर आप नाराज तो नहीं है ना? नाराज क्यों होऊंगा? हाँ, इट इज वाज ए सरप्राइज, बट प्लेजेंट सरप्राइज। तुम्हें इतनी जल्दी टिकट कैसे मिल गई? टिकट तो पहले से बुक करवा लिए थे, बस आपको नहीं बताया था। सोचा बहसबाजी होगी, बाद में आ रही हो तो साथ में क्यों नहीं। ठीक किया। सुबह एयरपोर्ट कैसे जा रही हो? कैब बुला लूंगी, आलोक दाग के पास बाइक है। अकेली होती तो कोई समस्या नहीं थी, सामान भी ज्यादा नहीं है, पर बच्चे के साथ डर लगता है। आलोक के घर पहुंचकर उसने कहा, मैं गाड़ी स्टार्ट कर लूं तब दरवाजा खुलवाना। क्यों? वे भीतर आने के लिए कहेंगे, मैं मना करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। अभी समय नहीं है ना। और सुनो, कैब मत बुलवाना, मैं आ रहा हूं, समय से तैयार रहना। लौटते समय विशाल को एकाएक भूख लगाई। उसे याद आया, उसने शाम को सिर्फ एक गिलास जूस और एक पनीर टिक्का, बस इतना लिया था। खाना तो अभी बाकी था। फिर यह भी याद आया कि अब तो परिवार के सारे लोग दूल्हा दुल्हन साथ में खाने वाले हैं। उसे याद ही नहीं रहा तो श्रुति को रोक लेता, छोड़ने तो वैसे भी जाना ही था। और फिर यह ख्याल भी आया कि श्रुति शायद बिना कुछ खाए ही लौट गई है। सारी शाम तो वह उसके साथ ही थी, उसे कुछ खिलाने का ध्यान ही नहीं रहा। अब वह शर्म के मारे भाई के यहाँ भी कुछ नहीं मांगेगी, भूखी ही सो जाएगी। वह लौटा तो पंगत लग चुकी थी, 3 मेजें आपस में जोड़ ली गई थीं। आसपास कुर्सियां लगाकर गोलाकार पंगत बना दी गई थी। दूल्हा दुल्हन के सामने फूलों की रंगोली थी, सुगंधित अगरबत्तियां थीं और चांदी की थालियां थीं। उसके लिए कुणाल और नमिता के बीच में जगह छोड़ी हुई थी। खाना शुरू हो चुका था, फिर भी उसे देखते ही सबने कहा, आओ भाई, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। पापा सामने वाली पंक्ति में बैठे थे। बोले, बहू को ठीक से छोड़ आए बेटा? जी, सुबह एयरपोर्ट छोड़ने भी चला जाऊंगा। वेरी गुड, उन्होंने कहा। अरे हाँ, उसने कुछ खाया भी कि नहीं, या ऐसी ही चली गई? पता नहीं पापा, मैं तो पूरे समय बाहर था ना। चाचा जी पापा की बगल में बैठे हुए थे। उनसे पापा बोले, सुरेश जानते हो, आज मेरे यहाँ कम से कम 1200 लोगों ने खाना खाया होगा, पर घर की बहू मुंह जुठारे बिना चली गई। किसी ने उससे कहा होता तब तो खाती। यह बात कहते हुए पापा ने माँ की ओर देखा, उनका निवाला हाथ में ही रह गया। फिर उन्हें एहसास हुआ कि सबकी निगाहें उनके ऊपर ही टिक गई हैं। वे एकदम असहज हो उठी, तुनक कर बोली, बिना बुलाए आई थी तो बिना कहे खा भी लेती, किसने रोका था? वह बिना बुलाए नहीं आई थी। कुणाल एकदम गरज उठा, मैं उन्हें निमंत्रण देकर आया था, कसम देकर आया था मैं, और सिर्फ मेरी बात रखने के लिए वे इतने छोटे बच्चे के साथ हवाई जहाज का टिकट निकाल कर आई थी। तो मैं क्या करूं? माँ चीखी। आप क्या कर सकती हैं, क्या कर लेंगी? पापा बोले। बच्चे के ऊपर से 5 रुपए तो आप न्यौछावर नहीं कर सकी। बच्चे समझ गए कि यह महाभारत का शंखनाद है, बचपन से देखते जो आ रहे थे। कुणाल एकदम उठ खड़ा हुआ और दुल्हन का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। आज उसकी सुहागरात है। रिश्ते की भाभियां दिन भर उसका कमरा सजाती रही हैं। अब ऐसे मूड में बेचारा क्या खाक सुहागरात मनाएगा? कुणाल के उठते ही बाकी लोग भी धीरे धीरे उठकर जाने लगे। खाई अधखाई प्लेटें मेज पर मुंह चढ़ाती पड़ी रह गईं। माँ ने एकदम चंडिका रूप धारण कर लिया। दोनों हाथ नचाकर पापा से बोली, हो गई तसल्ली? कलेजे में ठंडक पड़ गई? ये सीन करना जरूरी था। इतनी शानदार शादी की थी मैंने, आपकी 7 पुश्तों में किसी ने ऐसी शादी नहीं देखी होगी, पर सब कचरा हो गया।
अब इन लोगों को शादी की शान शौकत याद नहीं रहेगी, सिर्फ यह तमाशा याद रहेगा। घर जाने के बाद ये लोग चटखारे ले लेकर इस किस्से की जुगाली करेंगे। रिश्ते की हर शादी में यह कहानी नमक मिर्च लगाकर सुनाई जाएगी। ये किस जन्म का बदला लिया है आपने, बताइए। और माँ फूट फूट कर रो पड़ी। विशाल स्तब्ध होकर यह नजारा देखता रहा। पापा कब उठकर चले गए पता ही नहीं चला। अब उस लंबी चौड़ी मेज पर जूठी प्लेटें पड़ी थी और आसपास खाली कुर्सियां। एक सिरे पर विशाल बैठा हुआ था, दूसरे पर दोनों हाथों में सिर दिए मां सिसक रही थी। मैरिज गार्डन का स्टाफ एक कोने में खड़ा होकर उन लोगों के उठने की प्रतीक्षा कर रहा था। अपनी दबंग और रौबेली माँ को यूं बिलखते देख विशाल का मन कैसा तो हो आया। वह धीरे से उठकर उनके पास गया, उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, माँ आप बहुत थक गई हैं, चलिए कमरे में चलकर आराम कीजिए, मैं किसी के हाथ आपके लिए कॉफी भिजवाता हूँ। उसकी बात पूरी भी न हो पाई थी कि माँ ने पलटकर उसकी ओर देखा। उनकी आंसू भरी आंखों में चिंगारियां फूट रही थीं। नागिन की तरफ फुफकार कर बोली, मेरी खुशियों को नजर लगाकर चली गई महारानी, इसीलिए तो आई थी। विशाल एकदम सहम गया। माँ के कंधे पर रखा हाथ उसने ऐसे हटा लिया जैसे करंट लगा हो। उसके मन में उफनता संवेदना का ज्वार एकदम थम गया था। उसकी जगह वितृष्णा ने ले ली थी। वह एकदम पलटकर चल दिया। यह अच्छा था कि इस विशाल मैरिज गार्डन में सबके लिए अलग कमरों की व्यवस्था थी। किसी से सामना होने का खतरा नहीं था। कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद कर लिया, अपना सामान समेटकर बैग में जमा लिया, मोबाइल में अलार्म लगाकर लेट गया। सोच लिया कि सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए कैब ही बुक कर लेगा। महंगा ही सही, अगर टिकट मिल गया तो श्रुति के साथ ही लौट जाएगा। घर एक बार फिर छूट रहा था, इस बार शायद हमेशा के लिए। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।